नमस्कार। एबीसी की खास पेशकश बड़ी खबर में आपका स्वागत है। और इस बड़ी खबर में हम उन खबरों को लेते हैं जो अत्यंत संवेदनशील होती है, जो जनता से जुड़ी होती हैं और जनता से रूबरू कराती हैं। आज औरैया में दिल दहलाने वाली एक घटना हो गई। एक माँ ने अपने 3 बच्चों को नदी में डुबो करके मार दिया। चौथा बच्चा किसी तरीके से भाग करके चला गया, उसकी जान बच गई। दूसरी घटना अगर आप देखें तो बरेली, जहां पर पिछले दिनों फायरिंग हुई, खुल करके फायरिंग हुई, लेकिन हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। आज उस फायरिंग के मुख्य आरोपी के होटल और मार्केट में बुलडोजर चल गया और उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। तीसरी घटना हमने पिछले दिनों दिखाया था कि लखीमपुर में किस तरीके से छोला चाप डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं और उन झोला छाप डॉक्टरों में एक नाबालिग बच्चा भी है जो सुई लगा रहा है। यहाँ तक तो बात चलती है कि ये दवा उधर दे दी गई, वो दवा दे दी, वो दवा पिला रहा है, लेकिन वो सुई लगा रहा है। उप मुख्यमंत्री, इनके पास स्वास्थ्य का भी विभाग है, ब्रजेश पाठक ने कड़ा एक्शन लिया है और अब तक की खबरों के अनुसार जो अवैध रूप से संचालित होने वाले अस्पताल हैं उन पर शिकंजा कस दिया गया है। 7 अस्पतालों को सीज भी कर दिया गया है। चौथी खबर कानपुर से, जहां पर टैक्स घोटाला की एक बड़ी खबर आई और एक सरिया निर्माता के प्रमुख को जेल में डाल दिया गया। आइए सबसे पहले हम चलते हैं औरैया। वहाँ हमारे संवाददाता चंदन सिंह बताएंगे कि क्या थी घटना। चंदन सिंह, ये बताइए, आज आपके जो है औरैया में एक बड़ी दर्दनाक घटना हो गई, कोहराम मचा होगा निश्चित रूप से। क्या है पूरा मामला, जरा बताइए संक्षेप में। बिल्कुल जी, आपको बता दें कि औरैया के में पूरे जनपद में आज अफरा तफरी का माहौल रहा है, क्योंकि एक आज कलयुगी माता ने अपने 4 बच्चों को मारने की कोशिश की, जिसमें 3 बच्चे मौत की घाट उतार दिए। तो वह कुछ अपने चचेरे देवर से क्या सुनी के बाद में वो चारों बच्चों को घर से लेके चली आई, जिसमें उसने अपनी चाची गीता को जानकारी दी कि हम मरने जा रहे हैं, सुसाइड करने जा रहे हैं। तो उन्होंने 5 मिनट की मोहलत मांगी कि मैं गाड़ी लेके पहुंच रही हूँ। जब तक कि वो चौराहे से जाती, ऑटो करती और वहां तक पहुंचे, तब तक जानकारी मिली कि उसने एक कर 2 लाशें मिली हैं बच्चों की, जिसने एक एक करके बच्चों को नदी में डुबो के मार दी है। ये मामला पूरा फफूंद थाना क्षेत्र में रहा है, जो औरैया कोतवाली के और फफूंद थाना क्षेत्र के बॉर्डर पे रहा है पूरा मामला। इसमें कुछ पब्लिक के बीच में और पुलिस की कहासुनी भी हो गई, क्योंकि तीसरी लाश नहीं मिल रही थी। तो उसमें सीओ महेंद्र प्रताप अपने हमराइयों को लेकर खुद घुस गए नदी में और उसको 100 को ढूंढ निकाला। वहां पे एक बच्चा जो बच गया, उसने पूरी पुलिस अधीक्षक चारू निगम को जानकारी मेरी 3 भाइयों का। ये बच्चे कितनी उम्र के थे? बच्चे 1.5 साल का, 4 साल का, एक 6 साल का, 1 साल का बच्चा है। लेकिन ये बताइए चंदन कुमार, इनका पति कहाँ था? पति की जानकारी नहीं रही जी। पति का बता दूं आपको, इनकी शादी जो हुई थी इटावा जनपद के बसरेर क्षेत्र में हुई थी पहले, और इनका पति करीबन 1.5 साल पहले खत्म हो चुका था। तो ये अपने चचेरे देवर के साथ में औरैया में रह रही थी। तो चचेरे देवर से क्या विवाद हुआ? हमारी जानकारी के अनुसार कि चचेरे देवर जो थे, जो जिनके पास ये रह रही थी, उनको ये पसंद नहीं था कि ये बच्चे रहें साथ में। ये कोई कारण था या और कोई कारण था?
उनसे बात करने की भी, प्रियंका को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो बात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन कोई बात बताई नहीं उन्होंने। इसके लिए उनके पीछे टीमें बनाई गई हैं, औरैया पुलिस की तीन चार टीमें बनाई गई हैं, जो उन्होंने कहा है कि ये सब प्रियंका के बाद में ही बताया जा सकता है। तो महिला को तो हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया। महिला को हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ करने की कोशिश भी की पुलिस ने, लेकिन कुछ बोली नहीं है अभी तक। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन कुमार, लगे रहिए और सूचना देते रहिए। आइए हम चलते हैं बरेली। बरेली में पिछले दिनों खुले आम जो है फायरिंग हो गई। प्लाट का मामला था, प्लाट पर कब्जे का मामला था, और जिस दिन वो प्लाट का कथित दावेदार राजू राणा जो वीडियो के द्वारा अपनी बात कह रहा था, वही इसका मुख्य आरोपी निकला और आज उसके होटल मार्केट में जो है बुलडोजर चला दिया गया। और इतना ही नहीं, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उसने आत्मसमर्पण किया। आइए हम अपने रिपोर्टर विवेक पाराशरी से जानते हैं। विवेक पाराशरी, आज क्या हुआ बरेली में जो ये घटनाक्रम हो गया था, क्या हुआ आज, जरा बताइए। देखिए, जिस तरीके से बीती शनिवार को गोलीकांड हुआ, खुलेआम पुलिस फिल्मी अंदाज में गोलीकांड हुआ, उसके बाद शासन तक जैसे ही सूचना पहुंची, शासन शुरू से ही जीरो टॉलरेंस की सरकार होने की वजह से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से तब लगातार शिकंजा कसती गई, इन लोगों पर मुकदमे लिखे गए। इसके बाद एक वीडियो वायरल आरोपी राजीव राणा की तरफ से आई, लेकिन वो इस पूरे प्रकरण के बाद फरार ही रहा, पुलिस के सामने आने से बचता रहा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आज इनकी प्रॉपर्टी का चिन्हीकरण कर दिया गया था। चिन्हीकरण के बाद आज इनकी 2 बिल्डिंगों पर जैसे ही बुलडोजर लेके वहां पहुंचे और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई, ये आरोपी राजीव राणा वहां पर खुद पहुंच गया और पुलिस ने उसको यहां से गिरफ्तार कर लिया। जी, तो क्या ध्वस्तीकरण नहीं हुआ है? नहीं, ध्वस्तीकरण जितना हो सकता तो हो गया, और अभी भी बीडीए सचिव ने ये कहा है कि जो 2 बिल्डिंग की और है उस पर नोटिस दिया हुआ है, नोटिस का टाइम पीरियड अगर खत्म हो जाता है तो उनका भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा। जी, अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? सर, अब तक इस पूरे प्रकरण में लगभग 20 से 3 दर्जन से अधिक लोग इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी की तलाश पुलिस लगातार इसमें कर रही है। आज जो मुख्य आरोपी राजीव राणा है, आज उसकी गिरफ्तारी होने के बाद कहीं ना कहीं सबके तार खुलना शुरू हो जाएंगे। पूरे प्रकरण की कहीं ना कहीं जो असलियत है वो सामने आने लगेगी और आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को आसानी होगी। जी, इसमें एक उत्तराखंड के मंत्री के पति का भी नाम आया था। क्या पुलिस उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर रही, जांच कर रही है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के जो मिनिस्टर हैं रेखा आर्या, उनके पति का भी राजीव राणा ने वीडियो वायरल करके नाम लिया है। पुलिस हालांकि सभी तथ्यों पे जांच कर रही है, और इसमें एक आरोपी जो हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक जो यहाँ पप्पू भरतौल करे जाते हैं, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था, उनको भी नामजद किया गया था। उनको भी लेकर फिलहाल अभी जांच कर रही है पुलिस कह रही है हर मुद्दे पर बारीकी गहनता से जांच करने के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। अच्छा, तो क्या प्लाट जो था जिसका इतना विवाद है उसे सील कर दिया गया है या उस पर किसी ने अपना कब्जा कर लिया है? फिलहाल अभी इस पर किसी का कोई कब्जा नहीं है। ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि प्लॉट आखिर में था किसका, क्योंकि पुलिस जांच खत्म कर ले, जांच के तथ्यों से रूबरू हो ले कि सारे कागज सामने आ जाए, उसके बाद ही पता लगाया जा सकेगा किसका कागज है। फिलहाल यथास्थिति में प्लॉट पड़ा हुआ है वहां पर। ठीक है, आप जो है बनाए रखिए अपनी जानकारी और हमें लगातार देते रहिए। हम चलते हैं लखीमपुर। चलिए पहले हम कानपुर से बात करते हैं। हमारे साथ में है सर्वेश सैनी। कानपुर में 52 करोड़ के टैक्स का मामला सामने आया और जो सरिया कंपनी के मालिक हैं उन्हें जेल में भेज दिया गया। आज इस खबर को लेकर के काफ़ी चर्चा रही है। देखिए हमारे संवाददाता सर्वेश सैनी क्या बता रहे हैं। सर्वेश, ये जो पूरा मामला है, क्या मामला है, जरा बताइए। देखिए, आपको बता दूं, कानपुर कोर्ट 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कहीं टैक्स चोरी 52 करोड़ रुपए के टैक्स है वो सामने आया है। हालांकि सन 2019 में भी एक ऐसा ही मामला इनकी फर्म में सामने आया था, जिसको इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए भर दिए थे, उसका इनको राहत मिल गई थी, लेकिन दोबारा इन्होंने टैक्स
चोरी करने की बात सामने आई है, क्योंकि लखनऊ से जो टीम थी सेंट्रल जीएसटी की, वो लगातार इनके यहाँ फर्म पे छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद पूरे पुख्ता सबूत के साथ इनको कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद इनको जेल 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। जी रमेश जी। तो ये जो 52 करोड़ है ये जीएसटी के हैं, कितने दिनों के हैं और किसने शिकायत की थी? क्या जीएसटी ने कोर्ट में केस दायर किया था? क्या हुआ क्या था टोटल? देखिए रमेश जी, हमारे सर अधिवक्ता हैं, सरकारी अधिवक्ता हैं, वो बताएंगे पूरी बात। अमरीश टंडन जी हैं, वो विशेष अभियोजक हैं और हमारे साथ हैं, ये बताएंगे कि पूरा मामला क्या था। सर क्या मामला था पूरा और किस तरीके से क्या हुआ है? नेसस राधे राधे इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर नवीन जैन कामधेनु सरिया के नाम से अपना ब्रांड चलाते थे। इनके यहाँ पूर्व में इसके पहले भी डीजीजीआई कानपुर के द्वारा रेड डाली गई थी इनके फैक्ट्री एरिया पे, फैक्ट्री पे और इनके ऑफिसेस पर। उस समय इनके यहाँ कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए थे जिसपे इनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी निकाली गई। इन्होंने स्वीकार करते हुए उस समय टैक्स टोकन अमाउंट जमा किया था। ये बात 2019 की थी। उसके बाद से फिर उन्होंने दोबारा से वही कार्य चोरी छुपे माल सप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजना शुरू किया। उसके बाद डीजीजीआई लखनऊ की टीम आई, उन्होंने इस पर अपनी रेड डाला इनके यहाँ और दस्तावेज बरामद किए। उसकी अभी जांच जारी है। उन दस्तावेज के आधार पर यह पाया गया कि इन्होंने 344 करोड़ रुपए की सेल बिना कागजों के लिखा पढ़ी के करी है, जिस पर इनकी टैक्स की लायबिलिटी लगभग 52 करोड़ रुपए की आज की तारीख में बनती है। इसी के आधार पर इनके ऊपर सीजीएसटी एक्ट 2017 के धारा 132 के अंतर्गत केस दर्ज करा गया और माननीय न्यायालय स्पेशल सीजीएम कानपुर में इनको रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया और इनको पेश करा गया। 26 जून को इनको रिमांड इनकी स्वीकार करी गई और इनको न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेजा गया। अब ये जेल में इस समय है। आज इन्होंने 27 तारीख को माननीय स्पेशल सीजीएम में एक अंतरिम जमानत का प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। बाद में इन्होंने इसको नॉट प्रेस करके वापस ले लिया। कल की तारीख टुमारो 28 तारीख जून को इन्होंने अपनी प्रार्थना पत्र के लिए सुनवाई के लिए तारीख वहां पर फिक्स हुई है और अभियोजन ने हम लोग ने आज 27 तारीख को जवाब देने के लिए बेल के प्रार्थना पत्र पर समय मांगा था और इसमें हिस्ट्री क्योंकि इनकी पहले से है तो इसमें हम लोग ने हिस्ट्री भी मंगाई है। इसमें हम लोग जवाब के साथ में हिस्ट्री भी कल दाखिल करेंगे। तो कल इसमें तारीख सुनवाई के लिए है। माननीय स्पेशल सीजीएम कोर्ट में जमानत की सुनवाई कल होगी। अभी फिलहाल ये जेल में है। वकील साहब जरा ये बताइए, जुलाई तक के लिए स्वीकार करी। वकील साहब जरा ये बताइए कि 52 करोड़ की टैक्स की चोरी में सर्वेश वकील साहब से पूछिए कि ये मुकदमा किसने कायम कराया था? जो है सेंट्रल टीम ने कराया था या जो है किसी अन्य पक्ष ने कराया था या कहीं पर जो किसी पार्टी ने मुकदमा कायम करा दिया कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई? ये मुकदमा किसने कायम कराया था? सर ये जो मुकदमा है सेंट्रल जीएसटी ने कराया है या किसी पार्टी ने कराया कि धोखाधड़ी हुई? अगर ये मुकदमा कराया है, ये डीजीजीआई गोमती नगर लखनऊ की टीम आई थी जिसने यहाँ पर रेड डाला था। डीजीजीआई की तरफ से ये सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत धारा 132 में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 5 करोड़ से ऊपर की अगर टैक्स की चोरी होती है तो वो नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल अपराध होता है। सर्वेश जरा ये भी पूछिए कि आज कौन सी एप्लीकेशन लगाई गई थी और वो कौन सी एप्लीकेशन वापस ले ली गई? 2017 पहले ये सेंट्रल एक्साइज एक्ट के नाम से जाना जाता था। जब से जीएसटी एक्ट आ गया तो 2017 जीएसटी एक्ट के नाम से जाना। अच्छा सर, आज कौन सी एप्लीकेशन लगाई गई है और वापस ले ली गई? जब इनका कल रिमांड स्वीकार हो गया, कल उन्होंने रिमांड अभियोजन पक्ष ने रिमांड प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया था। उसका काफी विरोध किया गया। अनेक अधिवक्ता एक्यूज नवीन जैन की तरफ से माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए। काफी देर तक बहस हुई कि इसमें रिमांड ना लिया जाए। उनका ये कहना था कि रिमांड गलत लिया जा रहा है और क्योंकि इसमें 5 साल तक की सजा, इसलिए गिरफ्तार ना किया जाए। इस बात का उन्होंने विरोध किया, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उसका भी इनकी बात का विरोध किया। इनका क्योंकि मामला काफी गंभीर है, 344 करोड़ रुपए की टैक्स के इनके दस्तावेज हैं जिसपे 52 करोड़ की टैक्स की लायबिलिटी है। उसकी जांच होनी है, विभागीय जांच अभी चल रही है। इस पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं और कोई बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की और ये जानकारी दी कि किस तरीके से
344 करोड़ का लेन देन हुआ, जिसमें 52 करोड़ का टैक्स बकाया सामने आया और जिस पर जो है सेंट्रल टीम ने कार्रवाई की और उन्हें जेल भेज दिया गया। जमानत की एप्लीकेशन लगी है, लेकिन सभी लोग लगे हैं कि इसका ज़बरदस्त विरोध किया जाएगा, जैसा हमारे वकील साहबान कह रहे थे। अब मैं चलता हूँ लखीमपुर, जहाँ पर अवैध धंधा चल रहा था इलाज का, और चाहे वो झोला छाप डॉक्टर हो, चाहे नाबालिग हो, और चाहे ऐसी वैसी डिग्री ले करके धंधा कर रहे हो, लेकिन हो तो जनता के साथ खिलवाड़ था, मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उनकी जान जोखिम में पड़ रही थी। लेकिन हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्त कार्रवाई की है। आइए जानते हैं हमारे लखीमपुर के संवाददाता विनीत गुप्ता। विनीत, ये बताइए कि क्या कार्रवाई अब तक हुई है? ये जो अवैध अस्पताल चल रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर्स हैं, अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, आपको बता दें रमेश जी, लखीमपुर खीरी जिले में अवैध अस्पतालों का कारोबार बहुत ही फल फूल रहा था। जहां बीते दिनों कई ऐसे निजी अस्पताल हैं, अवैध अस्पताल है, ना ही उनका रजिस्ट्रेशन है, ना ही वहां पे जो डिग्री होल्डर डॉक्टर है, बजाय इसके इलाज खुलेआम किया जा रहा था। और जबकि बीते दिनों चाहे वो डिवाइन हॉस्पिटल हो या धौरारा का एक अन्य निजी क्लिनिक हो या गोला का एक निजी चिकित्सालय हो, जहां पे लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई, वहीं बीते दिनों उप मुख्यमंत्री, सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखीमपुर खीरी आए थे एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए। इस दौरान मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे गए अवैध अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे गए थे, जिस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा था कि अवैध अस्पतालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जहां अब हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धौरारा तहसील क्षेत्र, गोला तहसील क्षेत्र समेत शहर के विभिन्न, चाहे वो शिव शंकर हॉस्पिटल हो या ऐसे कई हॉस्पिटलों पर शिकंजा कसा है। अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि वहीं शहर में एक डिवाइन हॉस्पिटल है, जिसमें बीते करीब एक हफ्ते पहले एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जहां खबरें चली, शिकायतें हुई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक चुप्पी साध रखी, कोई भी कार्रवाई नहीं की। बता दें, ना ही उस हॉस्पिटल का कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ही उसमें कोई डिग्री होल्डर चिकित्सक है। ये बताइए, अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर विनीत ये बताइए कि जहां पर वो जो बच्चा इलाज कर रहा था, उस अस्पताल का क्या हुआ? क्या उस पर भी कोई कार्रवाई हुई है? क्या कोई मुकदमा कायम किया गया है? क्या हो रहा? रमेश जी, बता दें, ये मामला पूरा लखीमपुर खीरी जिले के निघासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां एक नाबालिग बच्चा जो है इंजेक्शन लगाते हुए कैमरे में कैद हुआ था, जिसके विजुअल हमने अपने दर्शकों को दिखाए भी थे और खबर प्रमुखता से चलाई गई थी। हालांकि वही मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जब बात की गई तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि टीम गठित कर दी गई, जांच की जा रही है। रमेश जी, लेकिन अभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, अभी कोई ऐसी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले में स्वास्थ्य विभाग जहां एक तरफ कार्रवाई करता है तो वहीं दूसरी तरफ ढील भी शुरू हो जाती है। जहां एक तरफ अस्पतालों के ऊपर स्वास्थ्य विभाग ताला जड़ता है तो वहीं दूसरी तरफ खोलने की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। तो क्या विनीत, जरा ये भी बताइए, क्या किन्हीं जो है जो अस्पताल है अवैध, क्या उनमें किसी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है? क्या मुकदमे भी कायम कराए हैं सीएमओ ने, या सिर्फ कागजी खानापूरी ही हो रही है? देखिए रमेश जी, आपको बता दें, ये जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है कोई पहली कार्रवाई नहीं। इससे पहले भी जो है स्वास्थ्य विभाग कई निजी चिकित्सालय, निजी, आप यूं कह सकते हैं कि मौत की दुकानों को स्वास्थ्य विभाग मौत की दुकानों पर ताला जड़ चुका है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग ताला जड़ता है तो दूसरी तरफ वो ताले खुल भी जाते हैं। ना ही अभी तक किसी भी निजी अस्पताल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, ना ही कोई ऐसी कार्रवाई हुई। सवाल यह है कि एक तरफ जब ताले जड़े जाते तो दूसरी तरफ खुलते कैसे हैं? क्या ये स्वास्थ्य विभाग की? बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, और लगातार हमको खबरें देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि किस तरीके से क्या खिलवाड़ होता है जनता के साथ में। मैंने गजब के लोग हैं, लेकिन
सच बात तो ये है कि मासूमों को जिस तरीके से नदी में डुबो कर मारा गया, कितना अपने में परेशान करने वाला ये दृश्य होगा। हम ऐसी ही हकीकत और ये जनता को सबक देने की बात भी है कि कृपया करके ऐसा घर का, परिवार का, रिश्तों का संबंध बनाइए ताकि उसमें एक सुख समृद्धि ही रहे और इस तरीके के तनाव, कलह से हम बचें। देखते रहिए ABC न्यूज़। नमस्कार।